तो सभी विद्यार्थी कक्षा 8 की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं हम। हिंदी पाठ में हमने अभी बताया कि हम पाठ 14 सोना पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही, अब बताता हूँ मैं आपको इस पाठ का सारांश। तो महादेवी वर्मा इसको लिखती कहाँ से हैं, शुरू करती हैं हिरण के बच्चे के जन्म से, हिरण के बच्चे को प्राप्त होने से और हिरण के बच्चे की मृत्यु तक का पूरा जो भी इसमें वर्णन है, उस वर्णन को मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसे घर में पढ़ के इसके कठिन शब्दों को और मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। यहाँ मैंने लिख दिए हैं और इनको आप बुक को पढ़ते समय जहाँ भी प्रयोग में आएंगे वहाँ आप इनको इस्तेमाल करेंगे। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सोना की आज अचानक मुझे यह स्मृति हो आने का कारण है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में सद्य संबद्ध रहने के कारण अब ये तथा बड़ा हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। ऐसा लिखती हैं क्योंकि कोई भी जो जंगली पशु है, जो जंगल में रहने वाला पशु है, उसको घर में हम रखते हैं तो उसको उतना जगह नहीं मिलती, उतना स्पेस नहीं मिलता है। यही सब समस्या दिखी सुष्मिता जी को, तो उन्होंने ये जो लेटर लिखा, ये पत्र लिखा होगा शायद, तो पत्र लिखा महादेवी वर्मा को, तो उसके द्वारा उनको सोना की स्मृति हो गई। ये बात उन्होंने पहले लाइन में कहा कि मुझे सोना याद आने लगी। सोना नाम की एक हिरणी थी। तो लिखती हैं कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगी, तो ये क्या बता, सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। ऐसा लिखती हैं, मैं उसे ऐसे व्यक्ति को देना चाहती हूँ जो उससे बुरा व्यवहार करे, नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ इसको भली भांति की देखभाल हो सकेगी। तो उनको सुष्मिता जी को लगता है कि ये पालतू पशुओं से प्रेम करती हैं, जीवों से प्रेम करती हैं, तो इनके यहाँ उसे रखना ज़्यादा अच्छा होगा। इनके घर में स्पेस भी है, ये पहले से पालतू पशु रखी हैं, तो मैं अब भी इस हिरण को इनको दे दूँ। इसलिए उन्होंने ये जानकारी लिया कि किसी और व्यक्ति को दूंगी तो हो सकता है बुरा व्यवहार करे। बुरा व्यवहार करने का मतलब है कि हो सकता है इसको काट मार के खा जाए। इस तरह की बात उनके मन में आती है, इसलिए वो महादेवी वर्मा को इसका ऑफर करती हैं कि मैं आपको देना चाहती हूँ, आप इसके भली भांति की देखभाल आपके यहाँ हो जाएगी, इसलिए इसे रखिए। इसके बाद कई वर्ष पूर्व इन्होंने निर्णय किया था कि मैं हिरण नहीं पालूंगी। उसका कारण क्या था उसके बारे में बताती हैं कि सोना जो जिसका पाठ का शीर्षक इन्होंने दिया उसको बताती हैं। सोना मेरे जिंदगी में कैसे आई, कैसे अचानक आ गई थी, उसके लिए बताती हैं कि बहुत छोटी थी, शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। मतलब शैशवावस्था से बाल्यावस्था में नहीं आई थी। शैशव अवस्था उसे कहते हैं जब बालक शिशु रूप में होता है। शिशु रूप में बालक तब होता है जब वो चल नहीं पाता, जब वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाता, केवल लेटा रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर घिस के अपने पैरों को चलता है। इस तरह की अवस्था मतलब बिल्कुल जल्द ही पैदा हुआ बालक या बालिका या कोई जीव का बच्चा शैशवा अवस्था में कहा जाता है। तो उस समय उसको पार नहीं कर सकी थी, मतलब शैशवा अवस्था में ही इन्हें मिल गई थी वो सोना। उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसी थी। उसकी रेशमी लच्छेदार गांठ के समान उसका रंग था और उसके जो बहुत कोमल शरीर था, उसका छोटा मुंह था, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें थीं। देखते ही ऐसा लगता था जैसे वो छलक पड़ेंगी, मतलब आंखें पानीदार थी तो ऐसा लगता था जैसे रो पड़ेगी देखते ही। इस लंबे कान थे, पतली सुडौल टांगें थी, जिन्हें देखते ही देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाती, चमक आ जाती थी, आंखों में चौंध आ जाती थी आंखें। ऐसे सरल शिशु के रूप में वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की मिट्टी की ऐसी लघु कथा व्यथा का लिख रही हैं कि व्यथा कथा है, मतलब तकलीफ वाली कष्टप्रद कथा है उसकी। वो कथा आप भी सुनिएगा और मैं उस पाठ में आप पढ़ेंगे, पाठ में वो वर्णन किया ही गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो कहते हैं कि वो जंगल के परिवेश में अपनी जाति के जानवरों से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। कैसे आ गई थी? निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण, मतलब मनोरंजन के कारण। उसको निष्ठुर का मतलब होता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दया का भाव न हो, कोमलता का भाव न हो। ऐसे लोग कौन होते हैं? शिकारी होते हैं। और शिकारी लोगों ने क्या किया था, ऐसे एक बहुत शांत जंगल में आलस भाव से रोमंथन करता हुआ, मतलब जुगाली करता हुआ, रोमंथन का मतलब होता है जुगाली करता हुआ एक हिरण
जो है बैठा हुआ था अपने बच्चे के साथ। अचानक शिकारी आ जाते हैं, अचानक शिकारी हमला कर देते हैं। तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, और जल्दी ही सद्या प्रसूता थी वो, अर्थात बहुत जल्दी अभी जन्म दिया था उसने बच्चे को, तो दौड़ नहीं पा रही थी हिरणी, मतलब बच्चे की माँ, और इस वजह से वो भागने में असमर्थ थी। तो वो शिकारियों ने क्या किया, उसको देखा कि ये तो बड़े आराम से शिकार मिल गया, तो उन्होंने उस अभी जिसने शिशु को जन्म दिया था उसको मार दिया। लेकिन वो शिशु अपने माँ से लिपटा रहा, और माँ के साथ लिपटा होने की वजह से वो शिकारियों के हाथ लग गया। शिकारी उसे पता नहीं एक मनोरंजन के लिए या किस कारण से, कौतुक प्रियता इसमें लिखा है, शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके शरीर को तो ले ही गए, क्योंकि शिकारी जानवर इसलिए मारता है कि तो उसको खाता है और उसके चमड़े को बेच लेता है। तो ये लोग उसे उस साथ में ले गए, तो साथ में चिपका हुआ ये बच्चा भी उनके साथ चला गया। तो ये बच्चे उनमें से किसी प्रकार उन्हीं शिकारियों के परिवार में कोई दयालु परिवार की एक लड़की थी, गृहिणी थी, जिसने बच्चे को पानी मिला दूध पिला कर 2-4 दिन तक जीवित रखा। सुस्मिता के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया, लिखती हैं, क्यों जैसे सुस्मिता को आज स्मरण हो रहा है और मुझे लिखती है कि आपके यहाँ यह हिरण सुरक्षित रहेगा, मैं और दूसरे को देना मैं ठीक नहीं, वो बुरा व्यवहार भी कर सकता है। उसी प्रकार से किसी बालिका को इनकी याद आ गई और उसने इन्हें उसे लाकर इनके पास छोड़ दिया। उसकी बचने की आशा बड़ी धूमिल थी, बहुत कमज़ोर हो गया था वो बच्चा हिरण का, जिसको वो बालिका इन्हें दे गई। उसको इन्होंने स्वीकार किया, उसका सुनहला रंग था इसलिए उसको सोना कहने लगे। कि दूध पिलाने के लिए शीशी, दूध पिलाने की जो शीशी होती है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को दूध पिलाने की अलग शीशी होती है, उसमें नाव लगा रहता है निप्पल, तो निप्पल वाली शीशी से उन्होंने ग्लूकोज और बकरी का दूध आदि मिला करके उसको पालने के लिए प्रयास करना शुरू किया। कठिन कार्य था ये, उसे बचाना, लेकिन इन्होंने किया और ये काम शुरू हुआ। उसका मुंह बहुत छोटा था, उस शीशी में निप्पल समाता नहीं था, इस तरह की स्थिति थी। बहुत छोटा बच्चा जो होता है उसको निप्पल भी बड़ा होता है उसके मुंह के से, तो इस तरह की स्थिति थी। उसे जैसे ही उसको पिलाया जाता था तो पानी भी नहीं आता था उसके मुंह में, थोड़ा बहुत दूध जाता था। दूध की बोतल भी पहचानना उसे आ गया धीरे धीरे। फिर वो आंगन में कूदते फांदते, जब भी भक्तिन उनके घर में की कोई नौकरानी रही होगी उसको भक्तिन नाम लिखती हैं, कहती हैं बोतल साफ करते जब देखती थी ये सोना तो उसके आगे पीछे दौड़ने लगती थी, अपनी आंखों से उसे ऐसे देखने लगती थी मानो उसे कोई सजीव चित्र हो, सजीव मित्र मिल गया हो। इस तरह उसने और ये क्या करती थी, वो रात में इनके पलंग के पाए से सट कर बैठ जाती थी, परंतु वो गंदा करने की आदत कुछ दिनों में उसको अभ्यास करके छूटी। मतलब कहने का छोटा बच्चा जैसे है वो माँ के साथ लेटा हुआ होता है, माँ उसे दूध पिलाती रहती है, लेकिन बिस्तर में देता है, बिस्तर में ही टट्टी कर देता है। इस तरह की आदत उसमें भी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे वो पलंग के पास आके बैठ जाती थी, पाए से सटकर वहाँ गंदगी कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ये आदत भी उसकी छूट गई। किसकी? सोना की आदत छूट गई, सोना नाम की उस हिरणे की आदत छूट गई। फिर उसमें क्या होता था, उसको और थोड़ा सा देखिए क्या कहते, जैसा अंधेरा होता था वैसे ही वो पलंग के पास आके बैठ जाती थी और सवेरे होते ही बाहर निकल कर घूमने लगती थी। ये इस प्रकार उसका दिन का कार्यकलाप कुछ इस प्रकार निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों की, मतलब इनके यहाँ विद्यालय था और उसमें छात्रावास भी था, उसमें कुछ फीमेल पर्सन रहती थी, मतलब छात्राएं रहती थीं। तो लिखती हैं विद्यार्थिनियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण थी। कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य का कारण थी। थोड़ा सा उनको लगता था कि ये कैसी ये आ गई है, ये मतलब थोड़ा सा विचित्रता तो उन्हें लगती थी, इस वजह से कौतुक लिखा, कौतूहल इसे कहते हैं हिंदी में। और परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वो ऐसी प्रिय साथी बन गई जिसके बिना उनका किसी का काम में मन ही नहीं लगता था। मतलब उन छात्राओं से भी प्रेम हो गया उस हिरणी की बच्ची से जिसका नाम सोना था, और जब तक उसे वो देख नहीं लेती थी तब तक उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ दिन कंपाउंड के चारों ओर संतुलित पैरों पर, मतलब पैरों को संतुलित करके चौकड़ी भरती, मतलब इधर उधर घूमती दौड़ती। कहाँ? कंपाउंड में, महादेवी वर्मा के घर के कंपाउंड में। फिर वह छात्रावास पहुंच जाती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती, मतलब टहलती। सवेरे छात्रावास से में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती, मतलब सवेरे छात्रावास में सारी छात्राएं उठकर अपने अपने काम को, दिनचर्या अपनी दैनिक कार्य करती थी, मंजन ब्रश जीवी और जो है स्नान आदि की क्रियाएं। तो इसीलिए कहते हैं कि विचित्र क्रियाशीलता रहती थी। कोई छात्रा हाथ मुँह धोती, कोई बालों में कंघी करती, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज में सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए बनाती है, कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती थी, कोई पूजा के बतासे खिला देती थी। इस तरह के भी काम कर लेती थी साथ में अपने कामों के साथ, क्योंकि सोना वहाँ आने जाने लगी थी, सोना नाम की हिरणी।
मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम थे खाते पसंद थे। मतलब वो बिस्कुट ज़्यादा खाती थी, बाकी और चीज़ें नहीं खाती थी। छात्रावास का जागरण, जलपान, ये सब चीज़ें घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती, कभी ऊपर लेटी रहती और इस प्रकार से जान लेती थी कि यह समझने का उपाय नहीं है। भोजन के समय वो किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं, परंतु ठीक कुछ चावल रोटी आदि उसके प्राप्त था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। अर्थात रोटी चावल भी वो थोड़ा बहुत खाती थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था कच्ची सब्जी। किसको? सोना नाम की हिरणी को। घंटी बजते ही वो फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाती। जैसे छात्रावास में जाके इधर उधर सारे कमरों में चक्कर लगाती थी, उसी तरह जब स्कूल चालू हो जाता था तो स्कूल में भी उसी तरह कमरों में चक्कर लगाया करती थी। उससे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे और साथ खेलने के अधिक उनको अवकाश भी रहता था। छोटे बच्चों को तो पंक्ति वक्त खड़े होकर सोना सोना पुकारते और ये उनके ऊपर छलांग लगाकर एक से दूसरी ओर कूदती रहती। इसी तरह से इनकी इसके महादेवी वर्मा के प्रति वो कहती हैं मेरे प्रति भी इसका स्नेह प्रदर्शन का अलग ही तरीका था। ये क्या करती थी, कभी बाहर खड़े होकर आमने सामने से पीछे से छलांग लगाती, कभी मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगाती, लेकिन दूसरे को देखने वालों को लगता था कहीं इनको चोट न लग जाए, इसके पैर न लग जाए इनके सर में, लेकिन वो इस तरह से पैर सिकोड़ लेती थी कि उनको चोट न लग जाए। इस प्रकार से पैर को इतनी ऊंचाई से छलांग भी लगाती थी और पैरों को इस प्रकार सिकोड़ लेती थी। भीतर आने पर वो मेरे पैरों को लिखती कि मेरे पैरों पे अपना शरीर रगड़ने लगती थी, मेरे बैठ जाने पर मेरी साड़ी का छोर मुंह में भर लेती थी और बताती हैं कि कभी कभी पीछे से मेरी चोटी भी चबाने लगती थी, चबा डालती थी। बालों की चोटी लटकती रही होगी शायद, तो उसको मुंह में भर लेती थी, चबाने लगती थी। इस प्रकार बताते हैं कि डांटने पर अपनी गोल गोल बड़ी आंखों से ऐसी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा भरकर एकटक देखने लगती थी तो इनको हंसी आ जाया करती थी। महादेवी वर्मा कहती उनकी हंसी आ जाती थी, ऐसा देखती थी। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्दा से परिचित है। कुत्ते के बारे में बताना शुरू करती हैं क्योंकि इन्होंने कुत्ता भी पाल रखा था। तो कहते हैं स्वामी का अगर क्रोध है, स्वामी को अर्थात मालिक अगर क्रोध में है तो भी वो जान जाता है, और सेवक का अंतर वो जानता है। और ये बताती हैं स्नेह बुलाने पर गदगद होकर निकट आ जाता है, क्रोध से कहने पर सभी होकर दुबक कर बैठ जाता है दयनीय स्थिति दिखाकर। हिरण में ये अंतर नहीं जानता, उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वो अपनी चकित आंखों से अधिक समय विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। विस्मय भरी निगाहों से उसे देखता है कि ये कह क्या रहा है, वो समझ नहीं पाता है। मतलब हिरण इतना जागरूक, इतना समझदार नहीं होता जितना कुत्ता समझदार होता है, ये बताने का प्रयास है इस पैराग्राफ में। फिर आगे बताते हैं कि मेरे घर में कौन कौन से जानवर थे। बताते हैं मेरे घर में बिल्ली जो थी उसका नाम गोलदोली था, 2 कुत्ते थे हेमंत बसंत, कुतिया फ्लोरा थी। सबसे पहले इनमें से एक नए अतिथि को जोड़कर रुष्ट हुए। ये पहले सब रुष्ट हुए जब देखे कि एक नया आ गया, ये सोना नाम का हिरण आ गई, और परंतु सोना के थोड़े ही दिन बाद सब में दोस्ती हो गई। जैसे ही उनके साथ रहने लगी धीरे धीरे इनको दोस्ती में इनके आपस में दोस्ती हो गया, आपस में सामंजस्य बैठने लगा। तो कोई कभी घास में लेट तो फिर वो घास में लेट जाती, कुत्ते और बिल्ली ऊपर से उसके कुत्ते फांदते रहते, कोई कान खींचता कोई पैर। जब वो इस खेल में तन्मय हो जाते, मतलब तल्लीन हो जाते, मग्न हो जाते, तब वो अचानक दौड़ चौकड़ी भर कर भागती। इस तरह गिरते पड़ते वो सब पीछे दौड़ लगाने लगते। मतलब सारे आपस में जानवर एक साथ खेलते कूदते रहे। वर्ष बीत जाने के बाद हिरण शावक हिरणी में परिवर्तित होने लगी। मतलब वो जो बच्चा था हिरण का वो धीरे धीरे हिरणी में बदलने लगा, उसके शरीर की बनावट बदलने लगी, उसके शरीर में पीले पीले रोएं निकल आए, पीलाभ वर्ण मतलब पीले पीले रोएं, ताम्रवर्णी छलक दिखाई देने लगी, टांगें उसकी सुडौल हो गई, खुरों के कालेपन में चमक आ गई, ग्रीवा यानी गर्दन और उसकी लचीली हो गई, मतलब लचकदार हो गई। हिरण की गर्दन बड़ी लचकदार होती है। ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, और ग्रीवा में यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड में मैंने कुछ मीनिंग से लिख रखी हैं। यहाँ पर सुप्त का मतलब होता है सोई हुई, मुमूर्ष अवस्था का मतलब होता है अमृतप्राय मूर्छित अर्थात जैसे बेहोश हो गई हो, कर्म संकुलता। ये शब्द छात्रावास के लिए, छात्रावास में काम करने के लिए में व्यस्त कई काम होने के साथ एक साथ कई काम होने की वजह से कामों की भीड़ के लिए प्रयोग किया है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है अकथनीय, मतलब जो कहा नहीं जा सके। अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन की बात प्रकट करना। सख्य मतलब होता है दोस्ती। वंकिम का मतलब होता है टेढ़ी या तिरछी। तो अब फ्लोरा
क्या करती थी फ्लोरा ने एक दिन क्या किया, भक्तिन की जो भक्तिन नौकरानी थी जो दूध पिलाया करती थी सोना को, जिस बोतल धो रही थी जो, उसकी कोठरी थी, उसमें अंधेरी कोठरी थी वो, तो उसमें एक कोने में फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया और चारों बच्चों को वो खेल संगियों को भूलकर अपने जीवन की सृष्टि के संचरण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, मतलब फ्लोरा को खोजती रही, क्योंकि उसकी दोस्ती हो गई थी। तो फ्लोरा के बच्चे हुए थे तो वो फ्लोरा वहीं अपने बच्चों के पास रहा करती थी। तो इस तरह से लघुजीवों से घिरा देख उनकी दृष्टि गंभीर और विस्मय से भर गई। एक दिन किसकी दृष्टि, सोना की दृष्टि, जब उसने देखा कि छोटे छोटे जीव इसके पास कौन कौन से हैं, तो उसको आश्चर्य सा हुआ और वो विचित्रता उसको दिखी और वो विस्मय मतलब होता है आश्चर्य से बस भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई थी और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी थी। मतलब फ्लोरा निकल के बाहर घूमने चली गई थी, सोना उन्हीं बच्चों के पास थी और निश्चिंत होकर लेटी थी। पिल्ले आंखें बंद होने के कारण ची 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 करते रहते, सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। मतलब उनको लग रहा था, उनकी आंखें देखते हैं आप, कुत्ते का बच्चा जो होता है उसकी जल्दी आंखें नहीं खुलती, बाद में खुलती हैं, तो उन्हें लग रहा था हमारी माँ ही लेती है, तो उसके पेट में वो शायद दूध तलाश रहे थे, ऐसा दिखती हैं। फिर देखते हैं कि सोना के नृत्य के कार्यक्रम को पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि हेमंत, बसंत और गोधूल को तो फ्लोरा अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी। मतलब दोनों कुत्ते और बिल्ली को फ्लोरा नाम की कुतिया अपने बच्चों के पास भटकने नहीं देती थी। लेकिन सोना को ऐसा देखकर थोड़ा सा उसे लगा कि ये जो है हिरणी है और ये जो है यहाँ रहेगी तो इसके संरक्षण में मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, ये सुरक्षा करेगी। तो इस तरह वो उन्हें आश्वस्त भाव से, मतलब पूरा विश्वास रहता था उसे कि कोई नुकसान इनको नहीं पहुंचाएगी। फ्लो ये भी, सोना भी और दूसरे जो जानवर हैं यहाँ वो भी वहाँ नहीं भटकने पाएंगे। इस तरह आश्वस्त होकर वो चली जाया करती थी घूमने। ये अहिंसक प्रवृत्ति से वो परिचित हो गई थी शायद कि वो अहिंसक प्रवृत्ति की है, सोना कभी मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसी प्रेम भरी और अहिंसक प्रवृत्ति आदत से वो फ्लोरा नाम की कुतिया परिचित हो गई थी। इसी वजह से कभी सोना को दुत्कारती नहीं थी कि मेरे बच्चों के पास कैसे आ जाती है। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। अर्थात जिस तरह से उसके पीछे सब घूमा करते थे, सभी उसके दोस्त थे, उसी तरह वो 4 कुत्ते के बच्चे भी वो उसी तरह उसके साथ घूमने वाली सेना बन गए और घूमने में सम्मिलित हो गए। इस बुद्ध वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। मतलब ये जो खुशी थी सोना की, इसके लिए उनके सिर के आर पार, मतलब अक्सर वो सर के ऊपर से छलांग लगा देती थी, पहले बताया महादेवी वर्मा ने, तो उसी तरह वो चौकड़ी भरने लगी, अर्थात इधर उधर कूदने लगी। अब क्या हुआ, महादेवी वर्मा एक दिन अब क्या करती हैं कि उनको गर्मी की छुट्टियां मिली। गर्मी की छुट्टियों में वो बद्रीनाथ की यात्रा पर चली जाती हैं। उस यात्रा के दौरान क्या होता है कि वो सब समझा के जाती हैं अपने नौकरों को कि इस तरह इनको रखना है, इनको सबको, तो सब अच्छी तरह से रह रहे थे। तो जब लौट कर ये आई तो देखती हैं कि सारे जीव मेरे कारण, मतलब मुझे न देखने के कारण बड़े बेचैन हैं, और देखती हैं कि गोधूल मेरे कंधे पर आकर बैठ जाती है। हेमंत, बसंत जो कुत्ते थे वो दोनों मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे। मतलब ऐसी आवाज़ निकालते हैं जो खुशी की आवाज़ होती है। मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना को जब मैंने खोजा तो मुझे क्यों अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे के मुंह देखने लगे। वो लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के ने बिना बोले ही सब कुछ बता डाला। अब माली ने क्या बताया? माली ने ये बताया कि आप जब चली गई थी तो सोना आपको अक्सर आपकी कमी महसूस करती थी और इस कमी के कारण वो इधर उधर यहाँ थी। फिर इसके बाद चली जाया करती थी बाहर जाने की वजह से मुझे डर लगा कि बाहर के लोग इसे कहीं पालेंगे तो है नहीं, कहीं मार के खा न जाए। इस वजह से मैं उसे ग्राउंड में बांध दिया करता था और लंबी रस्सी से बांधा करता था। तो वो लंबी रस्सी से बांधी थी। एक दिन अचानक उसने बंधे हुए को भूल कर कि मैं बंधी हूँ, ऐसा भूल कर ऐसे छलांग लगाया जोर से। छलांग लगाने पर क्योंकि वो बंधी थी इसलिए मुँह के बल आके धरती पर गिर गई, ज़मीन पर गिर गई और मुँह के बल गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये बात बताया। तो ऐसा बताने पर उनको लगा कि उनका ये शरीर जो सोना का शरीर था, ये इन्होंने क्या किया होगा। तो उन्होंने बताया कि इसे हमने गंगा में प्रवाहित कर दिया, मतलब बहा दिया है। इस प्रकार की निर्जन वन में जन्मी, मतलब ऐसे वन में जहाँ कोई आदमी नहीं था, ऐसे लोगों के बीच जन्मी वो सोना। जनसंकुलता, मतलब लोगों के बीच की भीड़ में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। मतलब लोगों की भीड़ में जन्मी थी जो वो सोना,
वो लोगों के बीच जन्म पली बढ़ी थी। बल्कि जन्म उसका ऐसी जगह में होता है जहाँ लोग नहीं होते, निर्जन वन में हुआ था। निर्जन का मतलब होता है जहाँ कोई जन ना हो, अर्थात जहाँ कोई आदमी ना हो, जहाँ कोई लोग ना हो। ये सब सुनकर मैंने निश्चय किया था। जब मुझे मेरे सामने ये घटना आई सामने, जब मैं बद्रीनाथ की यात्रा से लौट के आई, ऐसा महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं जब लौट के आया और ऐसा सुना कि सोना इस प्रकार मर गई, तो मैंने निश्चय किया कि अब कभी हिरण नहीं पालूंगी। और पर संयोग से फिर से हिरण मुझे पालना पड़ रहा है। अर्थात वो सुष्मिता जो डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ की पौत्री थी, उसने जो लेटर में लिखा था, उसके पास एक हिरण था, उसको किसी और को नहीं देना चाहती थी क्योंकि जान रही थी कि इसको कोई मार काट के खा जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा। तो इनको लिखी कि वो आपके घर में सुरक्षित रहेगी, मैं आपको देना चाहती हूँ। तो इनको हिरण वो सोना याद आ गई जो पहले कभी पाले थी, और उसके साथ जो घटना घटी थी, उस घटना की वजह से इन्होंने निश्चय कर लिया था कि कभी हिरण नहीं पालूंगी। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि वो फिर से तैयार हो जाती हैं हिरण पालने के लिए, क्योंकि इन्हें सोना की याद, सोना का संस्मरण हो आया। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक संस्मरण है, क्योंकि महादेवी वर्मा के परिवार की तरह वो उनके परिवार में रहती थी, इसलिए इन्होंने मेरा परिवार नामक जो रचना रची है उसके अंतर्गत इसे लिखा है। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा हो गया है। और इसकी कठिन जो शब्दार्थ है जो इस बुक में नहीं छपा हुआ है, जो छपे हैं उनको तो आपको लिखना ही है, जो नहीं छपे हुए उनको मैंने यहाँ लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको स्पष्ट दिख न रहे हो। प्रसुप्त का मतलब होता है सोई हुई, मुमूर्ष अवस्था का मतलब होता है मृतप्राय, मूर्छित अर्थात बेहोश, कर्म संकुलता का मतलब होता है कामों की भीड़, अनिर्वचनीय का मतलब होता है कथनीय, अभिव्यक्ति का मतलब होता है मन की बात प्रकट करना, सख्य का मतलब होता है दोस्ती, बंकिम का मतलब होता है टेढ़ी। इस प्रकार से हमने सोना पाठ पढ़ लिया है, और इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे, आपके ग्रुप में डाले जाएंगे, और रिक्त स्थानों को पूर्ति करके इसका भी PDF या फोटो आपको भेज दिया जाएगा। आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, भर लेंगे, और सारे प्रश्नों के उत्तर फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ये आपको काम अपना पूरा कर लेना है। धन्यवाद।